देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यानी कि श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार क्या है और श्वसन तंत्र जो है यानी कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत जितने भी ऑर्गन आते हैं इन सब के बारे में मैंने अध्ययन कराया था। इसके बाद जो टॉपिक आया था यानी कि श्वसन वृक्ष, उसको भी मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है श्वसन की क्रिया। श्वसन की जो क्रियाविधि है यह 2 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरणों में। पहला चरण होता है अंतःश्वसन इंस्पायरेशन और दूसरा श्वसन होता है बाह्य श्वसन एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब अंतःश्वसन। देखो बेटा, सामान्यतः भाषा में हम ये कहते हैं कि वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है उसको अंदर ग्रहण करना अंतःश्वसन कहलाता है और वायुमंडलीय CO2 को बाहर निकालना बाह्य श्वसन कहलाता है। अब हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो है आपके सामने अंतःश्वसन। यहां लिख देंगे बेटा कि श्वसन की जो क्रियाविधि है, श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण है आपके सामने अंतःश्वसन। अंतःश्वसन को निःश्वसन के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन अंतःश्वसन वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना अर्थात वायुमंडलीय ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश करने की क्रिया अंतःश्वसन कहलाती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश करने की क्रिया इंस्पायरेशन कहलाती है। अब पहले मैं इसको आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद इसका डायग्राम और जो भाषा है उसको मैं आपको लिखा दूंगा। अंतःश्वसन की बात करें तो बेटा यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। कैसी है? सक्रिय प्रक्रिया है जो कि डायफ्राम और बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियों में संकुचन से प्रारंभ होती है। यह एक अंतःश्वसन जो है यह सक्रिय प्रक्रिया है जो कि डायफ्राम और बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियों में संकुचन से प्रारंभ होती है। ये जो पेशियां हैं, अंतरापृष्ठ पेशियां हैं, ये पसलियों से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे यानी कि पसलियों से जुड़ी होती हैं। तो जब डायफ्राम में संकुचन होता है, डायफ्राम में संकुचन क्यों होगा? क्योंकि अंतःश्वसन की जो प्रक्रिया है वो डायफ्राम और बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियों में संकुचन से प्रारंभ होती है। जब डायफ्राम में संकुचन होता है तो अब क्या होगा बेटा? जब डायफ्राम में संकुचन हो जाएगा तो वह चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब डायफ्राम में संकुचन होता है, संकुचन होगा तो वह चपटा हो जाता है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा और पसलियां ऊपर की ओर खिंच जाती हैं, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों का आयतन बढ़ने से दाब कम हो जाता है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन श्वसन मार्ग से होती हुई वायु कूपिकाओं में प्रवेश कर जाती है। यह प्रक्रिया जब तक होती है जब तक कूपिकाओं का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो जाए। इस प्रक्रिया में 2 सेकंड का समय लगता है। ये आपके सामने अंतःश्वसन था।
कि अंतः श्वसन की क्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है जो कि डायफ्राम और बाह्य अंतरापर्श्व पेशियों में संकुचन से प्रारंभ होती है। जब अंतरापर्श्व पेशियां हैं ये पसलियों से जुड़ी होती हैं। जब डायफ्राम संकुचन होता है तो वह चपटा हो जाता है जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। पसलियां ऊपर की ओर खिंच जाती हैं और वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि हो जाने से दाब कम हो जाता है जिसके फलस्वरूप वायुमंडलीय ऑक्सीजन को श्वसन मार्ग से होते हुए वायु कूपिकाओं में भर लिया जाता है। यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक कूपिकाओं का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो जाए, क्योंकि बेटा विसरण की जो क्रिया है, देखो बेटा श्वसन की जो क्रिया है, गैसों का जो आदान प्रदान है यह विसरण के द्वारा होता है। विसरण क्या होता है बेटा? पदार्थ के अणुओं का या पदार्थ के कणों का ठोस द्रव गैस, तीन पदार्थ होते हैं अवस्थाएं, तो पदार्थ के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साम्य अवस्था स्थापित होने तक की क्रिया को विसरण कहते हैं। अब अंतः श्वसन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं हम। इस तरह से चार लेयर पाई जाती हैं। इस साइड में इसकी पसली और ओस्टियां होंगी। पसलियां और ओस्टी हो गई है इधर। इस तरह से डायग्राम हो जाएगा आपके सामने। यहाँ आयतन क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, इससे दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये डायफ्राम नीचे की ओर खिंच जाएगा, ठीक है बेटा। और वक्ष गुहा के आयतन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जिससे वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है वो अंदर प्रवेश कर जाती है। वायु का फेफड़ों में प्रवेश, वायु का फेफड़ों में प्रवेश। डायफ्राम लिख देंगे यहाँ पर हम। ये डायफ्राम नीचे की ओर खिंचेगा, संकुचन हो जाएगा। पसलियों और ओस्टियों का फैलना, पसलियों और ओस्टियों का फैलना और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा बेटा? अंदर आ जाएगी। वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि, वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, आप अंतः श्वसन की बात कर रहे हैं हम,
तो अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है। अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया है जो जो डायफ्राम और बाह्य अंतरापार्श्व पेशियों पेशियों में संकुचन से प्रारंभ होती है। साथ साथ में लिखते चलो आप इसको। अंतःश्वसन की बात कर रहे हैं हम, तो अंतःश्वसन एक सक्रिय अवस्था है जो कि डायफ्राम और बाह्य अंतरापार्श्व पेशियों में संकुचन से प्रारंभ होती है। ये पेशियां पसलियों से जुड़ी होती हैं। जब डायफ्राम में संकुचन होता है तो यह चपटा हो जाता है। इसके अलावा चपटा हो जाएगा जिससे बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। पसलियां ऊपर की ओर खिंच जाती हैं। यहाँ तक लिखो बेटा आप साथ साथ में। अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जो डायफ्राम और बाह्य अंतरापार्श्व पेशियों में संकुचन से प्रारंभ होती है। ये जो पेशियां हैं पसलियों से जुड़ी होती हैं। जब डायफ्राम में संकुचन होता है तो यह चपटा हो जाता है जिससे बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। पसलियां ऊपर की ओर खिंच जाती हैं जिसके फलस्वरूप बक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से दाब कम हो जाता है। दाब कम हो जाता है। बक्ष गुहा से आयतन बढ़ने से दाब कम हो जाता है, जिससे जब दाब कम हो जाएगा जिससे वायुमंडलीय ऑक्सीजन श्वसन मार्ग से होती हुई वायु कूपिकाओं में भर जाती है। यह तब तक होता है, यह तब तक होता है जब तक कूपिकाओं का दाब
वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए, जब बराबर हो जाएगा तो ये क्रिया रुक जाएगी। इस प्रक्रिया में 2 सेकंड का समय लगता है। लिखिए बेटा इसको, अंतःश्वसन की बात कर रहे हैं हम। तो अंतःश्वसन एक सक्रिय अवस्था है या सक्रिय प्रक्रिया है जो कि डायफ्राम और बाह्य अंतरापरशु पेशियों में संकुचन से प्रारंभ होती है। ये पेशियां पसलियों से जुड़ी हुई होती हैं। ये पेशियां पसलियों से जुड़ी हुई होती हैं। जब डायफ्राम में संकुचन होता है, देखिए जब डायफ्राम में संकुचन होता है तो यह चपटा हो जाता है, जिससे बक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है। बक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है तो दाब कम हो जाएगा। कोई भी चीज है उसका जब आयतन बढ़ जाएगा तो उसकी भित्ति में जो लगने वाला दाब है वह कम हो जाएगा। तो बाह्य वातावरण में तो दाब क्या हो गया, अधिक हो गया। अंदर क्या हो गया, दाब कम हो गया। तो अधिक सांद्रता से, बाहर तो अधिक सांद्रता है, अंदर कम सांद्रता है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वायु गमन करती है, अर्थात पदार्थ के जो कण हैं वह गमन करते हैं। इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। पसलियां ऊपर की ओर खिंच जाती हैं। जब पसलियां ऊपर की ओर खिंचेंगी तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जो वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है, अर्थात जब दाब कम हो जाएगा तो वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है वो श्वसन मार्ग से होती हुई वायु कूपिकाओं में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि श्वसन तंत्र में जितने भी ऑर्गन हैं उन सबका लास्ट का जो ऑर्गन है वो है वायु कूपिका। वायु कूपिकाओं में भर जाएगी। अब वायु कूपिकाओं का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के जब तक बराबर नहीं होगा तब तक अंतःश्वसन की क्रिया होती रहती है। इस प्रक्रिया में 2 सेकंड का समय लगता है। लिख लीजिए और साथ में डायग्राम को भी बना लीजिए आप। बाह्य श्वसन, अंतःश्वसन जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद में बाह्य श्वसन आएगा आपके सामने। इसको ताल लीजिए फटाफट से। अब अंतःश्वसन के बाद हम बात करते हैं बेटा बाह्य श्वसन। देखिए बेटा बाह्य श्वसन, देखो अंतःश्वसन तो हो गया सक्रिय प्रक्रम, तो बाह्य श्वसन कैसे हो जाएगा बेटा, यानी कि निष्क्रिय प्रक्रम। तो यह एक निष्क्रिय अवस्था है। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन बाह्य श्वसन में, यह एक निष्क्रिय प्रक्रम है। कैसा है, निष्क्रिय प्रक्रम। सक्रिय प्रक्रम में 2 सेकंड का समय लगता है, तो इसमें 3 सेकंड का समय लगता है। कितनी सेकंड का, 3 सेकंड का समय लगता है। इसमें क्या हो बेटा, डायफ्राम जो है और जो यानी कोई भी पेशी है, किसी भी पेशी में कोई भी संकोचन नहीं होता है। कोई भी पेशी है चाहे कोई, उसके अंदर किसी भी प्रकार का संकोचन नहीं होता है, बल्कि होगा क्या कि जो डायफ्राम है और बाह्य अंतरापरशु जो पेशियां हैं उनमें अनुशीतलन होगा, फैलेंगे। वो क्या होंगे, फैलेंगे, अनुशीतलन होगा।
अनुशीतलन जब होगा तो क्या होगा बेटा, उसकी जो आयतन है उस आयतन में कमी हो जाएगी। तो जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, जो दी हुई या आयतन है उसमें कमी हो जाएगी, जिससे दाब बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ जाएगा तो बाहर अंदर से जो वायुमंडलीय वायु है वह बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है बेटा, इस क्रिया को हम बाह्य श्वसन कहते हैं। दोबारा सुनिए बेटा बाह्य श्वसन के बारे में। यह एक निष्क्रिय प्रक्रम है जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है। इसमें किसी भी पेशी में कोई भी संकुचन नहीं होता है, बल्कि बाह्य श्वसन के दौरान डायफ्राम और पसलियां अपनी पूर्व स्थिति में आना चाहती हैं। पूर्व स्थिति में आती हैं तो क्या होगा, अनुशीतलन होगा, और जब पूर्व स्थिति में आ जाएंगी तो बक्ष गुहा का आयतन घट जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, जिससे वायुमंडलीय वायु जो फेफड़ों में भरी हुई है वह बाहर निकल जाती है। इसमें 3 सेकंड का समय लगता है, लेकिन वो है अतिरिक्त पेशीय बल, यानी कि अतिरिक्त पेशियों में जब बल लगाया जाएगा तो अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद लिखिए बेटा, इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन का वो बनाएंगे बेटा, बाह्य श्वसन का डायग्राम बनाएंगे आप, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा सब कुछ, इसका जस्ट विपरीत, वायु बाहर निकलेगी। क्या होगा बेटा, वायु बाहर निकलेगी, डायफ्राम ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, डायफ्राम ऊपर की ओर हो जाएगा, अनुशीतलन होगा इसके अंदर। ठीक है, ये पूर्व स्थिति में आ जाएंगी, पसलियां और उरोस्थी, पसलियां और उरोस्थी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। फेफड़ों से बाहर वायु निकल जाएगी, वायु बक्ष गुहा के आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बक्ष गुहा के आयतन में कमी, जब बक्ष गुहा के आयतन में कमी हो जाएगी, दाब बाहर बढ़ जाएगा, तो वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना, ये बाहर निकल जाएंगे सर। ये इसका डायग्राम हो गया किसका, बाह्य श्वसन का। तो दूसरा जो चरण है आपका, 2 चरण होती है, एक हो गया अंतःश्वसन, दूसरा बाह्य श्वसन। इसको हम उच्च श्वसन भी कहते हैं, उच्च श्वसन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सपायरेशन कहते हैं। बाह्य श्वसन, एक बार फिर समझिए इसको बेटा, यह एक निष्क्रिय प्रक्रम है। बाह्य श्वसन जो है यह एक निष्क्रिय प्रक्रम है, इसमें 3 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगेगा, 3 सेकंड। बाह्य श्वसन में किसी भी पेशी में कोई भी संकुचन नहीं होता है, बल्कि होगा क्या इससे, जब कोई संकुचन नहीं होगा तो क्या होगा, डायफ्राम और जो पेशियां हैं उनमें अनुशीतलन होता है। क्या होता है, अनुशीतलन होता है, जिससे डायफ्राम और पसलियां अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, जिससे बक्ष गुहा का आयतन
घट जाता है, दाब बढ़ जाता है और लंग्स में भरी हुई, जिससे क्या होगा, लंग्स जो फेफड़ों में जो वायु भरी हुई है वह बाहर निकल जाती है। ठीक है बेटा, अंतःश्वसन सक्रिय प्रक्रम है, इसको दोबारा सुनिए आप। बाह्य श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रम है जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी पेशी में कोई भी संकुचन नहीं होता है, बल्कि होगा क्या, जो बक्षिका जो डायफ्राम है और जो पसलियां हैं इनके अंदर अनुशीतलन होगा। अनुशीतलन होगा तो जो पसली हैं और जो डायफ्राम है वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप बक्ष गुहा के आयतन में कमी हो जाएगी। जब बक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा तो दाब, भित्ति पर जो दाब है वो ज्यादा हो जाएगा, तो अंदर की ओर तो दाब ज्यादा और बाहर की ओर दाब कम, तो अंदर से वायु लंग्सों के अंदर जो भरी हुई है, फेफड़ों के अंदर जो वायु भरी हुई है वह बाहर निकल जाती है। अतिरिक्त पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन एवं बाह्य श्वसन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बेटा, सही ये बना लीजिए आप डायग्राम किसका, बाह्य श्वसन का। बेटा प्रश्न जो आएगा इसमें से वो कैसे आता है कि मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए। या तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा या ये आएगा कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन के प्रकारों को समझाते हुए, श्वसन के प्रकारों को समझाते हुए श्वसन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पाठ इसी यूनिट से एक। अब वो किसी भी चैप्टर से आ सकता है, पाचन से आ सकता है, श्वसन से आ सकता है, उत्सर्जन से आ सकता है, रक्त परिसंचरण तंत्र से आ सकता है। रक्त परिसंचरण जो तंत्र है उसके अंदर आपके जो चैप्टर है वो है बेटा हृदय वाला, तो उसमें हृदय की जो संरचना है, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, उसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब आप बाह्य श्वसन का डायग्राम बन गया हो तो भाषा लिखिए आप। सामान्यतः यह एक निष्क्रिय प्रक्रम है। सामान्यतः यह एक निष्क्रिय प्रक्रम है। निष्क्रिय प्रक्रम है जिसमें यह सामान्यतः यह एक निष्क्रिय प्रक्रम है जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा? 3 सेकंड का। अंतःश्वसन में कितना लगता है? 2 सेकंड का। तो सामान्यतः यह एक निष्क्रिय प्रक्रम है जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है। 3 सेकंड का समय लगता है। साथ के साथ ही इसको लिखते चलिए आप। बहिर्श्वसन में किसी भी पेशी में कोई भी संकुचन नहीं होता है, बल्कि कोई भी संकुचन नहीं होता है, बल्कि डायफ्राम और बाह्य अंतरापार्श्व पेशियों में अनुशीतलन होता है। अनुशीतलन होता
है। अनुशीतलन होगा तो क्या होगा बेटा, जो डायफ्राम और पसलियां हैं जिससे डायफ्राम और पसलियां, अंतःशोषण में पसलियां ऊपर उठती थी, लेकिन यहां पसलियां वापस पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, वापस पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, जिसके फल जब देखो ना अनुशीतलन, वहां संकुचन हुआ था, वहां बक्ष गुहा के आयतन में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, दाब कम हुआ था। यहां जब पूर्व स्थिति में आएंगी, देखो बेटा अंतःशोषण में तो क्या करेंगे हम, पसलियां ऊपर किया हुआ था, चपटा हो गया, वायुमंडलीय गैस को अंदर प्रविष्ट कर दिया, 2 सेकंड का समय हो गया। अब वापस से क्या करेंगे हम, संकुचन नहीं होगा, अनुशीतलन होगा, दाब कम हो गया, गैस बाहर निकल गई। तो डायफ्राम और पसलियां पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, जिससे जब पूर्व स्थिति में आ गई, अब क्या होगा, जिसके फलस्वरूप बक्ष गुहा के आयतन में कमी होने से दाब बढ़ जाता है, जब दाब बढ़ जाएगा तो लंसों के अंदर, जिससे क्या होगा बेटा, लंस में, फेफड़ों में, जिससे फेफड़ों में भरी हुई वायु बाहर निकल जाती है। इसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं। वायु का अंदर प्रवेश करना अंतःश्वसन कहलाता है, और वायु का बाहर निकलना बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है बेटा, बाह्य श्वसन की बात कर रहे हैं हम, दोबारा से सुनो बेटा। सामान्यतः बाह्य श्वसन की बात कर रहे हैं, तो सामान्यतः यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है। बाह्य श्वसन में किसी भी पेशी में कोई भी संकुचन नहीं होगा, बल्कि होगा क्या, जो डायफ्राम है और जो बाह्य अंतरापरशु पेशियां जो पसलियों से जुड़ी हुई हैं, उनमें अनुशीतलन होगा। क्या होगा बेटा, अनुशीतलन होता है, जिससे डायफ्राम और जो पसलियां हैं वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। जब पूर्व स्थिति में आ जाएंगी तो बक्ष गुहा का आयतन में वृद्धि हो जाएगी और दाब बढ़ जाएगा। जब बक्ष गुहा, जैसे कोई भी गुब्बारा है बेटा, उस गुब्बारे में आयतन अगर कम होगा तो दाब भित्ति पर लगेगा, अधिक हो जाएगा तो गैस कहाँ निकलेगी, बाहर। किसी गुब्बारे को बाहर से अगर हम ऐसे ऐसे करके दबाएंगे तो वायु बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी। सेम कंडीशन यहाँ है। तो बाह्य श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रम है, जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है। बाह्य श्वसन में किसी भी पेशी में कोई भी संकुचन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डायफ्राम और पेशियां जो हैं उनमें अनुशीतलन होगा, जिसके फलस्वरूप एक चाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चाप, यानी कि पसलियां ऊपर की ओर टिकी थी वो वापस से पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। डायफ्राम जो चपटा हुआ था वो भी अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, जिससे बक्ष गुहा का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ जाएगा तो लंस में भरी हुई जो वायु है वह बाहर निकल जाती है, अब इसमें इसके नीचे स्टार बना के एक लाइन और लिख देंगे आप कि अतिरिक्त पेशियों की सहायता से, स्टार बना के लिख देंगे आप इसके
नीचे अतिरिक्त पेशियों की सहायता से अतिरिक्त पेशियों की सहायता से अंतःशोषण और बाह्य शोषण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। देखो बेटा कैसे बढ़ाया जाता है। नॉर्मल अवस्था में हम सांस लेते हैं, हमें ये नहीं पता चलता है हम सांस ले रहे हैं या नहीं, अपने आप चलती रहती है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार इस घटना को करता है, सांस लेगा और बाहर निकालता है। ठीक है, अब नॉर्मल अवस्था में हम सांस ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं सांस खींचो तो अतिरिक्त पेशियां हो गई। क्या हो गई? अतिरिक्त पेशी हो गई। तो अतिरिक्त पेशियों की सहायता से हम इस अंतःशोषण और बाह्य शोषण की क्षमता को बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ठीक बेटा, ये आपकी श्वसन की जो क्रियाविधि थी वो 2 चरणों में पूर्ण हो गई। पहली थी आपकी अंतःशोषण, दूसरी थी आपकी बाह्य शोषण। अंतःशोषण की बात कर रहे थे हम, तो यह एक सक्रिय प्रक्रम था जिसमें 2 सेकंड का समय लग रहा था। और सक्रिय प्रक्रम जो है ये डायफ्राम और पसलियों में संकुचन से प्रारंभ हो रहा था। जब डायफ्राम और बाह्य अंतरक पसलियों में संकुचन होता है तो डायफ्राम चपटा हो जाता है, बक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है, पसलियां बाहर की ओर खिंच जाती हैं, जिससे अब दाब अंदर क्या हो गया? कम हो गया, बाहर ज्यादा से कम की ओर। तो जो वायु है, वायुमंडलीय वायु, वह श्वसन मार्ग से होती हुई वायु कोशिकाओं में भर जाती है। यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक साम्य अवस्था स्थापित ना हो जाए। कोशिकाओं का दाब और वायुमंडलीय दाब जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें 2 सेकंड का समय लगता है। दूसरा था आपके सामने बाह्य शोषण। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है। वह संकुचन होता है, यहाँ किसी भी प्रकार का संकुचन नहीं होता है। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें डायफ्राम और बाह्य अंतरक पेशियों में संकुचन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अनुशीतलन होगा। अनुशीतलन जो होगा तो पसलियां अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, जिससे बक्षगुहा का आयतन घट जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, तो लंग्स के अंदर जो वायु भरी हुई है वह बाहर निकल जाती है, क्योंकि अंदर का दाब ज्यादा और बाहर का दाब कम हो जाता है। तो पदार्थ के जो अणु है, चाहे द्रव है, चाहे ठोस है, चाहे गैस है, अब वायुमंडलीय जो गैस है यह अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करती है, जिसे हम विसरण कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी श्वसन की जो क्रियाविधि थी वो 2 चरणों में पूर्ण हो गई। जो मेन जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो यही है कि श्वसन का कौन सा बेटा? इस श्वसन का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी संरचना का वर्णन करो और श्वसन की क्रियाविधि को समझाएं। या ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर श्वसन की क्रियाविधि को समझाएंगे। या श्वसन क्या है? अब बेटा श्वसन क्या है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। ठीक है बेटा, अब देखो इससे फायदा क्या होगा हमारे पास? भाई हमने ऑक्सीजन ली और गैस भी बाहर निकाल दी। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि
कि जो ऑक्सीजन है ये भोजन के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यकता होती है। जैसे हमने भोजन कोई भी खाया, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया प्लस और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन उस भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है, ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है, जिसके तत्पश्चात CO2 बनेगी बेटा 6 अणु, जल के अणु बनेंगे और ऊर्जा मुक्त होगी 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। ऊर्जा हमें हमेशा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, जो कि जो कोशिकांग है कौन सा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको ऊर्जा का शक्ति गृह पावर हाउस कहते हैं, तो उसके अंदर ऊर्जा संचित हो जाती है। ठीक बेटा, ये आपकी श्वसन की क्रियाविधि खत्म हो। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है आपका श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन संबंधी आयतन। अब श्वसन संबंधी आयतन का मतलब क्या, देखो बेटा, श्वसन क्रिया को मापने किसके द्वारा मापा जाएगा, स्पाइरोमीटर के द्वारा। फेफड़ों की जो क्षमता है, लंग्स की जो भौतिक क्षमता है, वायु को लेना और भरना और बाहर निकालना, इसको हम स्पाइरोमीटर के द्वारा मापते हैं। स्पाइरोमीटर जो है ये फेफड़ों की क्रियाकलाप के, स्पाइरोमीटर फेफड़ों के क्रियाकलाप के सैद्धांतिक मूल्यांकन में सहायक होता है। ये उतार लिया बेटा आपने। कोई भी प्रॉब्लम आए चैप्टर के अंदर तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इन वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। अब जितने भी टॉपिक आएंगे इसके अंदर वो सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। इससे सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा बेटा ज्वारीय आयतन क्या होता है। अब देखो बेटा, फेफड़ों की जो भौतिक क्षमता है उस भौतिक क्षमता को हम स्पाइरोमीटर के द्वारा माप रहे हैं। इसकी माप रहे हैं स्पाइरोमीटर के द्वारा। अगला टॉपिक है बेटा श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन संबंधी आयतन, इसको आरवी कहते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो फेफड़ों की भौतिक क्षमता को इसमें लिखेंगे हम, फेफड़ों की भौतिक क्षमता को, फेफड़ों की भौतिक क्षमता को स्पाइरोमीटर द्वारा इसके द्वारा मापा जाता है। फेफड़ों की जो भौतिक क्षमता है इसको स्पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है, स्पाइरो जो मीटर है, स्पाइरोमीटर फेफड़ों के क्रियाकलाप क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। फेफड़ों के क्रियाकलापों के सैद्धांतिक मूल्यांकन में सहायक होता है। स्पाइरोमीटर फेफड़ों के क्रियाकलापों के सैद्धांतिक मूल्यांकन में सहायक होता है, ठीक है बेटा। यानी श्वसन क्रिया की जो रेट है इसको स्पाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब इन क्षमताओं के बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला आ जाएगा बेटा ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन का मतलब क्या है कि सामान्य जो संवातन है, संवातन का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान, श्वसन क्रिया। तो सामान्य संवातन के दौरान फेफड़ों के द्वारा
अंदर ली गई। ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहला है आपके सामने ज्वारीय आयतन। एक बार सबको समझा दूंगा फिर लिखा। ज्वारीय आयतन तो सामान्य संवातन, संवातन का मतलब है गैसों का आदान प्रदान। तो सामान्य संवातन के दौरान फेफड़ों में द्वारा अंदर ली गई वायु और बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को सामान्य संवातन के दौरान फेफड़ों द्वारा अंदर ली गई वायु और बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। अब देखो बेटा, इस दौरान 500 ml वायु अंदर ली जाएगी और 500 ml वायु ही बाहर निकाली जाती है। इसको हम ज्वारीय आयतन कहते हैं। अब सामान्यतः अंतः श्वसन के दौरान जो हम 500 ml वायु अंदर लेते हैं उसमें से 150 ml जो वायु है वह श्वसन मार्ग में रह जाती है, जिसे हम डेड स्पेस कहते हैं। सामान्यतः संवातन के दौरान 500 ml वायु अंदर ली जाती है, जिसमें से 150 ml जो वायु है वह श्वसन मार्ग में रह जाती है, जिसे हम डेड स्पेस कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा 1 मिनट में 12 से 16 सांस लेता है, ठीक, और इतनी ही बाहर निकालता है। 12-16 बार अंदर लेगा, 12 से 16 बार ही बाहर, जितनी बार अंदर लेगा उतनी बार ही बाहर निकालेगा। ठीक है बेटा, इसको लिख लीजिए आप। श्वसन संबंधी आयतन की बात कर रहे हैं हम। तो फेफड़ों की जो भौतिक क्षमता है इसे स्पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। स्पाइरोमीटर फेफड़ों के क्रियाकलापों के सैद्धांतिक मूल्यांकन में सहायक होता है। सबसे पहला है आपका ज्वारीय आयतन। तो सामान्य संवातन जो है, सामान्य अवस्था में जो गैसों के आदान प्रदान है उसमें फेफड़ों के द्वारा अंदर ली गई वायु और बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। इस क्रिया के दौरान 500 ml वायु अंदर ली जाती है और 500 ml वायु ही बाहर निकाली जाती है। अब 500 ml जो वायु अंदर ली जाती है उसमें से 150 ml जो वायु है वह डेड स्पेस अर्थात श्वसन मार्ग में रह जाती है। अब इसका मान क्या है बेटा, देखो 500 ml वायु अंदर ले रहे हैं हम, ठीक, कितनी बार ले रहे हैं बेटा, 12 से 16 बार, या तो 12 बार लेंगे या 16 बार लेंगे, या तो हम 12 बार या 16 बार। 12 बार लेंगे हम तो 12×5 6000 ml, कितनी बेटा, 6000 ml। अगर 16 बार ले रहे हैं हम तो बेटा 8000 ml। ये ज्वारीय आयतन की क्षमता हो गई साहब। ज्वारीय आयतन समझ में आया बेटा? देखो ध्यान से सुनो। सामान्य संवातन, संवातन का मतलब है गैसों का आदान प्रदान। तो सामान्य संवातन के दौरान फेफड़ों द्वारा, सामान्य संवातन के दौरान फेफड़ों द्वारा अंदर ली गई वायु और बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। ज्वारीय आयतन कहते हैं। इस क्रिया के दौरान 500 ml वायु अंदर ली जाती है और 500 ml वायु ही बाहर निकाली जाती है। इसमें नोट डाल के लिख देंगे हम। सामान्यतः अंतः श्वसन में 500 ml वायु अंदर ली जाती है, जिसमें से 150 ml वायु कहाँ, श्वसन मार्ग में ही रह जाती है, जिसे हम डेड स्पेस कहते हैं। 12 से 16 बार करता है तो 6000 से 8000। इसके बाद में दूसरा आ जाएगा अंतः श्वसित आरक्षित आयतन, IRV। इंस्पायरेशन यानी अंतः श्वसन, रिजर्व यानी आरक्षित, वॉल्यूम अर्थात आयतन। तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु आयतन 500 ml ले रहे हैं
तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो कि एक व्यक्ति द्वारा सामान्य अंतःश्वसन के बाद, वायु आयतन की वह मात्रा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो सामान्य अंतःश्वसन के बाद, एक जो व्यक्ति है वो जो सामान्य अंतःश्वसन में 500 ml कर रहा है तो उसके बाद बलपूर्वक अंदर ली जाती है, उसे हम अंतःश्वसित आरक्षित आयतन कहते हैं। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, ध्यान से सुनो बेटा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति द्वारा सामान्य अंतःश्वसन के बाद बलपूर्वक अंदर ली जाती है, उसे हम अंतःश्वसित आरक्षित वैल्यूम अर्थात आयतन कहते हैं। इसका मान 2500 से 3000 होता है। इसके बाद बेटा दूसरा टॉपिक आ जाएगा ना बाह्य श्वसित। तो इसमें तो अंदर ली हमने कैसे लिया कि बलपूर्वक, और बाह्य श्वसन में क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति द्वारा सामान्य बहिर्श्वसन के बाद बलपूर्वक बाहर निकाली जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, बाह्य श्वसित आरक्षित वैल्यू। तीसरा पॉइंट आ जाएगा बेटा इसमें, बाह्य ये हो गया। चौथा आ जाएगा अवशिष्ट आयतन। क्या हो जाएगा बेटा, अवशिष्ट आयतन। सांस ली, कैसे ले ली, यानी बलपूर्वक ही अंदर ले ली और बलपूर्वक ही बाहर छोड़ दी, लेकिन फिर भी फेफड़ों में कुछ वायु शेष रह जाती है, अर्थात बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बाद, बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बाद फेफड़ों में बचा वायु का वह मौन, वह आयतन जिसे फेफड़ों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, अवशिष्ट आयतन कहलाता है। इसका मान 1200 ml होता है। तो ये चार चीज थी। पहली थी आपके सामने ज्वारीय आयतन, दूसरी थी आपके सामने अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, तीसरी थी आपके सामने बाह्य श्वसित आरक्षित आयतन, और चौथा है आपके सामने अवशिष्ट आयतन। अब सबसे पहले हम ज्वारीय आयतन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, ज्वारीय आयतन। दूसरा हो गया बेटा आपका अंतःश्वसित, लिख रहा हूं बेटा, अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, आरक्षित आयतन। तीसरा है बेटा बाह्य श्वसित, बाह्य श्वसित आरक्षित आयतन। और चौथा है बेटा आपका अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन पहला है आपका ज्वारीय आयतन। शाम से सुनो बेटा, पहले बताइए, सामान्य संवादन के दौरान, सामान्य सांस ले रहे हैं, इसके दौरान फेफड़ों द्वारा अंदर ली गई और बाहर निकाली गई वायु की कुल मात्रा को हम ज्वारीय आयतन कहते हैं। इस दौरान 500 ml वायु अंदर ली जाएगी और 500 ml वायु भी बाहर निकाली। नोट डाल के लिख देंगे इसमें हम कि सामान्यतः अंतःश्वसन के दौरान अंदर ली गई वायु 500 ml होती है, जिसमें से 150 ml जो वायु है वह श्वसन भाग में रह जाती है, जिसे डेड स्पेस कहते हैं। एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है वो 12 से 16 बार श्वसन की क्रिया करता है। अगर 12 बार लेगा तो 12 गुणा 5 से कर देंगे, 6000 ml हो जाएगा। और अगर 16 बार लेता है तो 500 × 16 कर देंगे तो 8000 हो जाएगा। अगर 13 बार लेता है तो 13 का कर लीजिए, 14 बार करता है तो 14 का कर लीजिए, 15 का बात करता है तो 15 से आप इसका मल्टीप्लाई करके इसका मान
निकाल सकते हैं। इसके बाद में है बेटा अंतः श्वसित आरक्षित आयतन। तो वायु आयतन अंदर की ले रहे हैं हम, तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति के द्वारा अंतः श्वसन के बाद बलपूर्वक अंदर ली जाती है उसे हम अंतः श्वसित आरक्षित आयतन कहते। इसका मान लगभग 2500 से 3000 ml होता है। इसमें तो हमने बलपूर्वक अंदर ले ली, इसमें बलपूर्वक बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। अर्थात सामान्यतः बाह्य श्वसन के बाद, अर्थात वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति द्वारा सामान्य बाह्य श्वसन के बाद बलपूर्वक बाहर निकाली जाती है उसे हम बाह्य श्वसित आरक्षित आयतन कहते हैं। इसका मान 1000 से 1100 ml होता है। 1000 से 1100। अब अवशिष्ट आयतन की बात करें, या अंदर ले ली कैसे? बलपूर्वक। या बाहर निकाल दी कैसे? बलपूर्वक। तो बलपूर्वक निकालने के बाद भी, अर्थात बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बाद भी फेफड़ों में बचा वायु का वह आयतन जिसे फेफड़ों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है उसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। इसका मान लगभग 1200 ml होता है। तो चार चीज हो गई बेटा श्वसन संबंधी आयतन में। सबसे पहला हो गया आपके सामने ज्वारीय आयतन, दूसरा हो गया अंतः श्वसित आरक्षित आयतन, तीसरा हो गया बाह्य श्वसित आरक्षित आयतन और चौथा हो गया अवशिष्ट आयतन। सबसे पहला ज्वारीय आयतन मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद ये लिखाने का काम हो गया है। पहला है ज्वारीय आयतन, दूसरा है अंतः श्वसित। ज्वारीय आयतन में तो अंदर ली गई और बाहर निकाली गई जो वायु का मान है उसे ज्वारीय आयतन कहेंगे। अंतः श्वसन में सामान्य में जब हम गैस अंदर ले रहे हैं और उसके बाद भी अगर हम बलपूर्वक खींच रहे हैं तो उसको हम अंतः श्वसन कहेंगे। इसका मान आपके सामने लिखा हुआ है। बाह्य श्वसित में बात करें हम तो सामान्य श्वसन क्रिया करते ही हैं हम, इसके बाद भी जब बलपूर्वक हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसको बाह्य श्वसित आरक्षित आयतन कहेंगे। 1000 से 1100 ml इसका मान होगा। और अवशिष्ट आयतन यानी कि बलपूर्वक बाहर निकाल दी हमने, फिर भी फेफड़ों में बचा हुआ वायु का वह भाग या वह आयतन जिसे हम फेफड़ों से बाहर नहीं निकाल सकते हैं उसे हम अवशिष्ट आयतन कहते हैं। इसका मान 1200 ml होता है। इसके बाद इसका जो लिखाना है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपके सामने लिखाएंगे। अगर कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके समझ में नहीं आती है उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।